Hello everyone. So I'm Sankalp Dayal, a final year student of computer science, and today here we have Ansh with us. और इसका प्लेसमेंट डांस आईटी कंपनी में हुआ है, जो कि एक सुपर ड्रीम कंपनी है. तो आज हम लोग पूरा इस कंपनी का जो भी प्रोसेस है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, और जो भी इसका जो एक्सपीरियंस रहा या जो भी फीडबैक सजेशंस है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे. तो सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. तो अंश, अपना इंट्रोडक्शन बताना. So I'm Ansh Mehta and I am pursuing my engineering degree in computer science from Vellore Institute of Technology, and I am in my final year right now. I have got an offer of internship plus full-time from Danske IT, which will be starting from January. So that's a brief introduction about me. Okay. तो अब अगर हम इस प्रोसेस का स्टार्टिंग करें तो सबसे पहले कि इसमें कितना नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स थे और कितने लोग का सिलेक्शन हुआ था. तो इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो काफ़ी लोगों ने अप्लाई किया था, लेकिन जो ऑनलाइन उनका सिलेक्शन फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट आता है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाज 710 और उनको मतलब ऑनलाइन टेस्ट के लिए एलिजिबल किया था. जो CGPA का क्राइटेरिया मेंशन किया था इट वाज 8 इन 10th 12th एंड CGPA of 8 in BTech as well. तो उस हिसाब से शॉर्ट लिस्ट मोस्ट प्रोबेबली किया था, और बाकी फिर उनका अलग से क्राइटेरिया रहता ही है कि मेंशन कुछ और करते हैं और फिर करते कुछ और है, तो ये तो था ही इसमें भी. ठीक. और फाइनल सिलेक्शन कितने लोग का हुआ था? फाइनल सिलेक्शन टोटल 15 स्टूडेंट्स का हुआ था, सबके लिए इंटर्नशिप प्लस फुल टाइम ऑफर थी. ओके. तो ये जो भी टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जो बोल रहा है, तो वो टोटल नंबर ऑफ जो कोडिंग राउंड के लिए सेलेक्ट हो रहा है उसका नंबर है. और अप्लाई ज़्यादा लोग करते हैं, लेकिन उसको CGPA के बेसिस पे सॉल्व मतलब फिल्टर कर दिया जाता है, तो सबको कोडिंग राउंड में भी बैठने का मौका नहीं मिलता है. और CGPA जो है वो 8.0 है, जो कि मेंशन रहता है, लेकिन असली में हो सकता है वो ज़्यादा हो या कम हो. तो ये हो गया. अब हम लोग अगर कोडिंग राउंड का बात करें, तो जैसे कोडिंग राउंड के बारे में, जैसे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैसे थे, या उसका टाइमिंग्स क्या था, या पैटर्न्स क्या थे. तो फर्स्ट कोडिंग राउंड जो था ऑनलाइन टेस्ट था, उसमें 3 सेक्शंस थे. एक था नॉर्मल जो क्वेश्चंस हमारे रहते हैं कोर सब्जेक्ट से, अराउंड 15 क्वेश्चंस वो थे. फिर सेकंड सेक्शन था कोडिंग का, उसमें 2 क्वेश्चन थे. और थर्ड सेक्शन था लैंग्वेज स्पेसिफिक, उसमें जावा या सी हैश में से कोई चूज करना था, तो उसमें भी 10 क्वेश्चंस थे. ओके. तो ये हो गया कोडिंग राउंड. और कोडिंग राउंड के बाद फिर अब इंटरव्यूज होता है. टाइम उसमें मैनेज करना था. और फिर तो जो कोर क्वेश्चंस थे वो अगर थियरी अच्छे से पढ़ी हो, रिवाइज करी हो, तो सॉल्व कर सकते हैं. और जो कोडिंग क्वेश्चंस थे वो उनका लेवल आए, एक इजी था एक मीडियम था, या फिर बोल सकते हैं दोनों मीडियम थे. तो उस हिसाब से था. एक जो था क्वेश्चन वो सॉर्टिंग पे था और दूसरा डायनेमिक प्रोग्रामिंग पे था. और जो जावा मैंने लैंग्वेज में जावा चूज की थी, तो उसमें आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस थे. तो उसमें भी नॉलेज होना चाहिए तब सॉल्व हो पाएंगे. ठीक. तो ये कोडिंग राउंड का हो गया. और अब अगर हम इंटरव्यूज का बात करें, तो लाइक कितने राउंड्स थे टोटल, और किस राउंड में लाइक क्या क्या पूछा गया था. तो जो ये पहला कोडिंग राउंड हुआ था, उसमें जैसे कि मैंने बोला कि 710 स्टूडेंट्स अटेंड किए थे कोडिंग राउंड, तो उसमें से ऑलमोस्ट 110 स्टूडेंट्स क्लियर 110 स्टूडेंट्स ने क्लियर किया था ये कोडिंग राउंड. तो उसमें से फिर उसके बाद नेक्स्ट राउंड था लॉजिक्स टेस्ट, जो कि मतलब पहली बार मैं ऐसा कुछ टेस्ट दे रहा था. उसमें उस टाइप का था कि 12 मिनट्स में 60 क्वेश्चन सॉल्व करने थे. तो वो उसमें भी 3 सेक्शंस थे. फर्स्ट सेक्शन था इंग्लिश का, सेकंड था एप्टीट्यूड का, और थर्ड था लॉजिकल रीजनिंग का. तो मतलब एक टाइप से स्पीड टेस्ट कह सकते हैं उसको. तो वो लिया था. उसमें 110 स्टूडेंट्स में से 90 स्टूडेंट्स सिलेक्ट किए थे. और उसके बाद जो रेगुलर इंटरव्यू राउंड्स होते हैं वो स्टार्ट होते हैं. तो इंटरव्यू फर्स्ट राउंड था
टेक्निकल राउंड इंटरव्यू का। उसमें पूछा था, सबसे पहले इंट्रोड्यूस करने को बोला था, और नेक्स्ट यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ ये आती है कि जब इंट्रोड्यूस करते हो तुम, तब जो एंड तुम्हारा इंट्रोडक्शन का होता है, यूजुअली इंटरव्यूअर्स वहाँ से पिकअप करते हैं तुम्हें क्वेश्चंस पूछना, तो उस हिसाब से इंट्रोड्यूस करना है कि एंड ऐसे करो कि तुम्हें उस चीज़ पे बोल सको नेक्स्ट। तो उस हिसाब से इंट्रोड्यूस करना था, जब से मैंने इंट्रोड्यूस किया और मैं मेरे के उस पे किया था, तो फोकस इंटर्नशिप के प्रोजेक्ट पे चला गया, और उस पे मेरी इंटर्नशिप मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट पे थी एंड्रॉयड में। तो उससे क्वेश्चंस पूछे थे, एपीआई से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे थे कि हाउ एपीआईज वर्क, और क्या क्या मेथड्स उसके होते हैं, क्या आर्किटेक्चर होता है, और डीबीएमएस में भी फोकस ज़्यादा उन्होंने कीज़ पे किया था, प्राइमरी की, सेकेंडरी की, और जो भी डिफरेंट कीज़ है। इंडेक्सिंग पे फोकस किया था कि अलग अलग टाइप के इंडेक्सिंग क्या है, किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं विथ एन एग्जांपल। तो उस तरीके से टेक्निकल राउंड 1 था। और टेक्निकल राउंड में भी जब एंड करो तो यूजुअली वो लोग पूछेंगे कि इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछना, इट्स अ वेरी गुड, इट गिव्स अ पॉजिटिव, it shows a positive attitude to the interviewer कि या इसको इंटरेस्ट है, तो तब क्वेश्चन पूछना इज अ गुड थिंग। ओके, और ये फर्स्ट इंटरव्यू हो गया। हाँ, ये और फर्स्ट इंटरव्यू था। और इसके बाद और क्या? फिर उसके बाद, हाँ, इसके बाद था दूसरा इंटरव्यू, जो था टेक्निकल प्लस मैनेजरियल। उसमें भी वापस इंट्रोड्यूस करने को बोला था, और नेक्स्ट था जो भी 1 में तुमने क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे उस पर थोड़ा डिस्कस किया था, और बाकी एक डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था कि जितने भी डेटा स्ट्रक्चर्स तुमने पढ़े हैं या फिर तुम्हें पता है, उसमें से उसमें तुम्हें क्या ऐसा लगता है कि तुम नया डेटा स्ट्रक्चर इन्वेंट करना चाहोगे जिसमें ये सारे फीचर्स हो। तो उस तरीके से थोड़ा डिस्कशन टाइप का क्वेश्चन पूछा था। इसका कोई ऐसे स्पेसिफिक आंसर तो नहीं होता, बस वो इतना जानना चाहते कि कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स तुम्हें पता है क्या, उसमें उनके क्या प्रोज है, क्या कौन से, तो उस हिसाब से वो जज कर रहे थे। और बाकी मैनेजरियल क्वेश्चंस उतने तो नहीं पूछे, बस ये पूछा कि क्यों ये चूज कर रहे हो, क्या रीजन है, और क्यों, मतलब वही जनरल क्वेश्चंस की क्यों इस टाइप का है, क्यों इसमें अप्लाई किया है, ऐसा सब। ओके, तो और इसके बाद भी इसका मतलब काफी लंबा इंटरव्यू प्रोसेस चला था। इसके बाद रात में एक और लिंक इन्होंने भेजी थी कि नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई करने से पहले ये एक और टेस्ट दी थी, जिसमें 50 क्वेश्चंस और पूछे थे, मैनेजरियल मैनेजरियल रिलेटेड क्वेश्चंस थे। 50 क्वेश्चंस थे, वो एमसीक्यू बेस्ड थे, तो उसमें वो सबमिट करने थे। और उसके बाद नेक्स्ट राउंड था इनका फाइनल एचआर राउंड, जो कि नेक्स्ट डे कंडक्ट हुआ था। और उसमें स्टार्ट ऐसे हुआ, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट हुआ, फिर रेज्यूमे से क्वेश्चन पूछे कि क्या जो भी तुमने रेज्यूमे में मेंशन किया है कि क्या प्रोजेक्ट की है, क्या इंटर्नशिप की है, तो उसमें ब्रीफ तुम्हें बताना है कि क्या क्या किया था। और बाकी फैमिली बैकग्राउंड पूछा, और क्या इंटरेस्ट है वो सब पूछा, और क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, ऐसे सब क्वेश्चंस पूछे जो जनरली एचआर राउंड में पूछते हैं। ओके, और फिर रिजल्ट्स। ओके, तो लाइक टोटली फर्स्ट में 2 कोडिंग राउंड्स हुए थे, उसके बाद 3 इंटरव्यूज हुए थे। हाँ, ओके, मतलब 2 ऑनलाइन टेस्ट और 3 इंटरव्यूज हाँ, जैसे। ओके, तो ये पूरा डिस्कशन हो गया इंटरव्यूज के बारे में। और इसमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किया गया है, जैसे कि अगर हम इंट्रोडक्शन अगर अपना कर रहे हैं तो उसको इस तरह से एंड करें ताकि हम वहाँ से फिर कंटिन्यू कर सकें, क्योंकि क्वेश्चन जनरली वहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो एक ये बहुत अच्छा पॉइंट है जिसको फोकस करना चाहिए जब भी हम आंसर कर रहे हैं।
और जब इंटरव्यूअर सामने से कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि या फिर पूछ रहा है या मतलब आपको मतलब वो चांस दे रहा है क्वेश्चंस पूछने का, तो उसको कभी मतलब मना नहीं करना चाहिए और हमेशा कोशिश करें कि कुछ क्वेश्चंस पूछ ले, क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा कि आपको सब कुछ आता रहेगा, कुछ ना कुछ आपको डाउट होगा या कुछ जानने का मन रहेगा, तो इसलिए हमेशा क्वेश्चंस पूछना चाहिए। तो ये पूरा इंटरव्यूज़ के बारे में हो गया। अब अगर हम स्ट्रैटेजीज़ की बात करें कि लाइक प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए, तो इसके बारे में कुछ सजेशंस। हाँ, प्रिपरेशन में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मेरे हिसाब से तो यही है कि कोडिंग पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए अभी जो, क्योंकि वही सबसे पहला ऑनलाइन टेस्ट रहता है जिसको क्लियर करने के बाद इंटरव्यू की अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो अगर वो राउंड सही से क्लियर हो जाता है तो हाफ ऑफ द गेम इज ऑन आवर साइड, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके लिए कोडिंग में मैंने प्रैक्टिस हैकर रैंक से मैंने शुरू करी थी, लेकिन फिर एक दिन संकल्प से ही मिला और उसने लीड कोड का बोला था मुझे, तो फिर लीड कोड से शुरू किया और उसमें काफ़ी अच्छे से लीड कोड में क्वेश्चंस दिए हैं, कैटेगरीज में डिवाइड करके रखा है, जो भी टॉपिक तुम्हें अच्छे से करना है प्रिपेयर उस पर कर सकते हैं, जो भी वीक टॉपिक है उस पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। तो उस हिसाब से लीड कोड और हैकर रैंक मैं कहूँगा। और बाकी कंसेप्ट्स के लिए गीक्स फॉर गीक्स है, जो कि काफ़ी स्टूडेंट्स ऑलरेडी यूज़ करते हैं और रेफरेंस के लिए वो भी यूज़ करना चाहिए। लेकिन पर्सनली मुझे उतना गीक्स फॉर गीक्स अच्छा नहीं लगता, मुझे ज़्यादा प्रेफर मैं हैकर रैंक और लीड कोड करता हूँ। ओके, तो मेनली 3 वेबसाइट्स है, हैकर रैंक, लीड कोड और गीक्स फॉर गीक्स में तो सब कुछ मिल ही जाएगा। लेकिन गीक्स फॉर गीक्स इतना वास्ट है कि उसमें हर एक टॉपिक्स को हम कवर नहीं कर सकते, तो उसको बस डाउट्स वगैरह के लिए या हाँ कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज के लिए रेफर कर रहे हैं तो ठीक है। और हाँ हाँ, तो ये स्ट्रैटेजीज़ के बारे में हो गया जो भी है। अब अगर हम जैसे कॉलेजेस में बहुत सारे क्लब्स चैप्टर्स होते हैं, तो उसका क्या रोल होता है या क्या उसका लाइक हेल्प हम लोग को मिल सकता है किसी भी सिलेक्शन में। हाँ, और इससे पहले मैं स्ट्रेटजीज में एक और पॉइंट बोलना चाहूँगा कि जब ये कोडिंग और वो सब का कर रहे हो तब साथ में ही जो ये कोर सब्जेक्ट्स है डेटाबेस, ओएस और नेटवर्क्स, तो इनका भी साथ में ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चंस इस पे भी पूछते हैं वो लोग इंटरव्यू में। और क्योंकि ये तुम्हारे कोर सब्जेक्ट्स है और अगर इस पे तुम नहीं बोल पाए तो फिर अच्छी इंप्रेशन नहीं उनको उनके पास आती, तो ये भी अच्छे से प्रिपेयर होने चाहिए इंटरव्यूज के लिए। लेकिन क्योंकि क्या होता है कि अगर ऑनलाइन टेस्ट क्लियर भी हो जाती है तो इन कपल ऑफ डेज नेक्स्ट इंटरव्यू होता है, और बस अगर उतने दिनों में प्रिपेयर कर रहा है कोर सब्जेक्ट्स तो वो इम्पॉसिबल है एक तरीके से, अगर पहले अगर नहीं किया है तो उस टाइम पे बस रिवाइज कर सकते हैं, पढ़ने तब नहीं बैठ सकते। तो पढ़ना पहले से है, वो सब्जेक्ट्स प्रिपेयर वो भी रखना है। ओके। और नेक्स्ट जो अभी पूछा कि क्लब्स और चैप्टर्स में, तो क्लब्स और चैप्टर्स का रोल मेरे हिसाब से, मुझे तो मेरे केस में नहीं लगा था, और काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनको जो क्लब्स और चैप्टर्स में नहीं थे लेकिन फिर भी अच्छी कंपनीज में प्लेस हुआ है, तो उतना क्लब्स और चैप्टर्स का रोल मुझे नहीं लगता। अगर फिर भी इंटरेस्ट है तो ऐसे क्लब्स और चैप्टर्स ज्वाइन करना चाहिए जैसे कि डिबेट सोसाइटी है या फिर कोई एनजीओ है या उस टाइप का, तो इससे ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। सिर्फ टेक्निकल वाला ज्वाइन करने से उतना बेनिफिट नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट है तो वो भी ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट है तो फिर तो कर कुछ ही भी। सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ठीक है, ये क्लब चैप्टर्स के बारे में हो गया। अब लाइक ये टोटल जितना ये प्रोसेस हुआ था इंटरव्यूज़ का कोडिंग का, तो ये सब वर्चुअली हो रहा था। तो अगर हम वर्चुअल इंटरव्यूज़ के बारे में बात करें तो उसका क्या बेनिफिट्स है या फिर क्या उसका लाइक नुकसान होगा किसी भी कैंडिडेट को। बेनिफिट्स और नुकसान दोनों हैं इसका। बेनिफिट्स उस हिसाब से कि अभी अगर टीसीएस वाला केस ही देख ले कि जो टेस्ट उन्होंने कंडक्ट की थी तो उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने वो ग्रुप्स बना दिए थे और उसमें से आंसर्स की चीटिंग करी थी कोडिंग टेस्ट में, तो उस हिसाब से नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई हो जाते, लेकिन
नुकसान उन लोगों के लिए है जो पहले से कर रहे हैं और ऐसे कोई ग्रुप में या ऐसे चीटिंग नहीं की है तो वो लोग क्वालिफाई नहीं कर पा रहे और जो डिजर्विंग है उनको नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई करने में उनका प्रॉब्लम आ रहा है। और यही है, जब ऑनलाइन टेस्ट भी होते हैं तो भले ही ये सब सिस्टम लगा रखे कि प्लेगरिज्म चेक करने का या फिर जो ऑनलाइन वेबकैम ऑन रखे हैं, उसके बावजूद भी कॉपी करने में उतना कोई मतलब कोई भी कर ही सकता है कॉपी, तो उतना ये सिस्टम बेनिफिशियल नहीं है। ओके, तो लाइक कोडिंग राउंड्स के लिए उतना अच्छा नहीं है, लेकिन क्योंकि बहुत सारा चीटिंग का स्कोप रहता है और इससे जो हाँ सही कैंडिडेट है उसको उतना मौका नहीं मिलता है। लेकिन जितना भी हाँ चीटिंग हो रहा है तो ये आपको मतलब सिलेक्शन में कोई भी हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि सिलेक्शन के पहले इंटरव्यूज भी हो रहा है और वहाँ पे ये पॉसिबल नहीं होता है। हाँ तो इसलिए उसका कोई हाँ direct फायदा तो है नहीं। तो इसलिए वर्चुअल इंटरव्यूज तो ठीक है, लेकिन जो कोडिंग राउंड्स होते हैं तो उसमें ये थोड़ा रिस्क रहता है। तो अब अगर हाँ। हम जैसे कॉलेज में ऐसा कुछ प्रोडक्टिव करने के लिए क्या कर सकते हैं, जैसे जिससे कि हमको प्लेसमेंट्स या इंटर्नशिप्स के सिलेक्शन में थोड़ा हेल्प मिले? कॉलेज टाइम पे सबसे पहले तो प्रोजेक्ट मैंने देखा है काफ़ी लोग सीधा गिटहब से दे देते हैं जब भी सबमिशन रहता है, तो वो नहीं करना चाहिए क्योंकि फिर जब रियल वर्ल्ड में जब एंट्री करते हैं तब काफ़ी प्रॉब्लम उससे जनरेट होते हैं। तो जितने भी प्रोजेक्ट्स करें भले ही छोटा करें लेकिन खुद से करने की ट्राई करें। और स्पेसिफिक टू प्लेसमेंट्स तो यही बोलना चाहूँगा कि जितना जल्दी हो सके उतना कोडिंग पे प्रैक्टिस करें कि क्योंकि इस बार कम टाइम पे भी लोग ज़्यादा क्लियर कर पा रहे हैं क्योंकि ये ऑनलाइन हो रहा है। अगर ऑफलाइन हो रहा होता जैसे पहले हो रहा था तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है अगर ज़्यादा लेट शुरू करें तो जल्दी से जल्दी शुरू करें। अपना सेकंड सेकंड ईयर तो नहीं लेकिन थर्ड ईयर से तो शुरू कर ही दें। ओके, तो लाइक मेनली क्योंकि कोडिंग। कोर सब्जेक्ट्स का हाँ कोर हाँ, कोर्स। सब्जेक्ट्स का थोड़ा लेट कर सकते हैं लेकिन कोडिंग पे कमांड जितनी ज़्यादा अच्छी हो तो अच्छा है उतना। हाँ, तो मेनली लाइक कोडिंग और कोर सब्जेक्ट्स ही है जो ज़्यादा हेल्प करते हैं प्लेसमेंट्स वगैरह में। तो हाँ अब हाँ। जैसे फाइनली अगर हम रिज्यूमे या कुछ प्रोजेक्ट्स या जो भी वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बात करें तो उसका क्या रोल होता है किसी भी सिलेक्शन में? उसका भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है क्योंकि जैसे मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस रहा है तो उसमें मुझे मेरे प्रोजेक्ट पे नहीं बल्कि जो इंटर्नशिप पे मैंने जो काम किया था उस पे ज़्यादा फोकस किया था। तो वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि इंटर्नशिप में जो भी प्रोजेक्ट तुमने किया है वो तुम्हें अच्छे से आना चाहिए कि ऐसे ही नहीं कि सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए इंटर्नशिप तुमने कर दी। तो क्योंकि वो हम यूजुअली मेंशन करते हैं कि आई हैव डन एन इंटर्नशिप इन सो एंड सो कंपनी, तो वो उनके लिए उनको पूछने के लिए वो एक अच्छा क्वेश्चन है, तो उसके लिए भी प्रिपेयर होना चाहिए। ओके, तो लाइक जो। और एक और पॉइंट ये है कि हाँ एक और पॉइंट ये है कि जब भी कम्युनिकेट उनके साथ कर रहे हो, इंटरव्यू प्रोसेस चल रहा हो, तो वो कम्युनिकेशन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि वो अपना हमारा कॉन्फिडेंस हमारा इंटरेस्ट वो सब वो कम्युनिकेशन पे डिपेंड करता है। तो एट द एंड वो लोग ये चीज़ भी नोटिस करते हैं कि किसको कितना इंटरेस्ट है किसको कितना पता है वो सब। ओके, और एनी फाइनल टिप्स जो लोग अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, जो जूनियर्स है जो ये वीडियो देख रहे हैं? फाइनल टिप्स में तो यही होगा कि जितना प्रैक्टिस कर सको उतना अच्छा है क्योंकि जितनी प्रैक्टिस अच्छे से की होगी तो ऑनलाइन टेस्ट होंगे या फिर इंटरव्यू होगा उसमें उतना ही कॉन्फिडेंस होगा। और ये भी एक चीज़ होगी कि प्रैक्टिस तुमने अभी अच्छी करी है लेकिन जब प्लेसमेंट का सीज़न आ रहा है और टेस्ट हो रहा है तब टेस्ट अच्छे नहीं जा रहे हैं तो उससे डीमोटिवेट नहीं होना है। सारे टेस्ट अच्छे जाए वो भी ज़रूरी नहीं पॉसिबल है। नहीं है। कुछ टेस्ट अच्छे जाएंगे, हाँ कुछ टेस्ट अच्छे जाएंगे कुछ टेस्ट नहीं अच्छे जाएंगे। कुछ
इंटरव्यू राउंड्स में आखिरी राउंड तक पहुंचोगे फिर भी HR मना कर देगा, तो इन सब चीज़ों से काफ़ी वो नहीं होना है, दुखी नहीं होना है, हाँ करते रहना है, यही है। ओके। और ये एक खास पॉइंट मैं बोलना चाहूँगा कि कंपनीज में जब अप्लाई कर रहे हो तब सोच समझ के अप्लाई करें, कोई भी कंपनी में अप्लाई ना करें। सही में उसमें इंटरेस्ट है तभी अप्लाई करें, क्योंकि फिर बाद में ऐसा होगा कि हो सकता है कि ये कंपनी में हो तो गया है सिलेक्शन, लेकिन इतना इंटरेस्ट नहीं था इस कंपनी में, लेकिन तब तब हमें जॉब चाहिए थी इसलिए हमने अप्लाई कर दिया और फिर इसमें अब जाना पड़ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके। तो ये अंश से हम लोग पूरा बात किए, पूरा जो इंटरव्यू प्रोसेस है डांस के IT कंपनी का उसके बारे में। और अगर अभी तक वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और अब अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। ओके बाय।